Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nizamuddin Uthmani and I welcome to all of you to my YouTube channel at the name of Pharma Medica. And today it's a very important lecture at the name of bipolar disorder, and we will mainly focus on the lithium carbonate. So you all know that every lecture has got certain learning objective, and the learning objective for today's lectures are: define bipolar disorder, describe the sign and symptom of bipolar disorder, describe the treatment of bipolar disorder, describe the mechanism of action of lithium carbonate. Lithium carbonate is a very, very important weapon in the therapeutic armamentarium against these bipolar disorder, and describe its clinical uses and describe the adverse effect and contraindication of the lithium carbonate. So what is bipolar disorder? Bipolar disorder means it's the patient swing between the two poles. On one pole, it goes toward severe depression, and on the other end, they go toward the severe mania. So this condition is called as bipolar disorder. Bipolar disorder, formerly called as the manic depressive illnesses or manic depression, is a mental disorder that is causes unusual shift in mood, energy, activity level, concentration, and the ability to carry out day-to-day tasks. ठीक है, इसमें उसकी एनर्जी, उसमें टॉकिंग, उसमें काम करना, और ये बड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे स्विंग हो जाती है. ठीक है, कभी वो बहुत सिवियर डिप्रेशन में चली जाती है, वो कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई वो नहीं होता, और उसका कोई मूड एलिवेट नहीं होता, और दूसरी एंड पे बड़ा बहुत सिवियर मेनिया में चले जाते हैं. ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं कि जब वो सिवियर डिप्रेशन में होते हैं तो भी बड़े ख़तरनाक डिसीजन कर सकते हैं, और वो जब सिवियर मेनिया में और जो सिवियर यूफोरिक होते हैं उनमें भी उनके डिसीजन इतनी ज़्यादा वो काबिल वो नहीं होते कि आप उस पर रिलाई कर लें. बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ वो है, लाइक मेनिया एंड हाइपोमेनिया. साइन और इसके साइन सिम्टम क्या है? एबनॉर्मली अपबीट एंड जंपी. ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी, एनर्जी एंड एजिटेशन, एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूफोरिक, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, and unusual talkativeness and racing thoughts and distractibility. ठीक है, ये सारी उनकी उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जब वो मैनिक होते हैं या हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया इज़ अ कंडीशन बिलो द मेनिया. उससे थोड़ा सा जब वो कम यूफोरिक हो, कम एबनॉर्मली एक्टिव हो, तो उसको हम फिर हाइपोमेनिया कहते हैं. ठीक है, इट हैज़ गॉट डिफरेंट टाइप्स. वन इज द बाइपोलर 1 डिसऑर्डर विच इज़ द मोस्ट कॉमन वन. ठीक है, द मोस्ट कॉमन वन जिसमें मरीज सिवियर मेनिया में या चला जाता है या फिर सिवियर डिप्रेशन में चला जाता है. दिस इज बाइपोलर टाइप 1. और द अदर वन इज बाइपोलर टाइप 2. ये भी इट इज़ ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट ऑफ द like that of the bipolar 1, लेकिन इसमें यह है कि वो हाइपोमेनिया और हाइपो डिप्रेशन आप ये कह सकते हैं कि वो इतना सिवियर डिप्रेशन में और इतना सिवियर उसमें नहीं चला जाता, मेनिया में नहीं चले जाते. ठीक है, बाकी इसके साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है एंड अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन ये इनकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द डिसऑर्डर इज हेरिटेबल. ठीक है ना, इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोगों में आ जाती है. एंड अपीयर्स टू शेयर ससेप्टिबिलिटी जीन्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. बाज़ लोग जो ऐसे मरीज होते हैं वो अक्सर स्किज़ोफ्रेनिक भी होते हैं बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम जीन्स, एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय dysregulation in the dopamine and serotonin system and by pathology and the brain system involved in regulation of emotion, खासकर हिपोकैम्पस. ठीक है, हिपोकैम्पस में पैथोलॉजी होती है, हिपोकैम्पस में जेनेटिक चेंजेस होती हैं, और सेरोटोनिन और डोपामीन की जो हार्मोनल रेगुलेशन है उसमें इम्बैलेंस आ जाती है, एंड द पर्सन समटाइम गो टू सिवियर डिप्रेशन एंड एट द अदर टाइम द पर्सन गो टुवर्ड द सिवियर मेनिया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका क्या है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट क्या है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इंक्लूड मेडिकेशन. ठीक है, या तो मेडिसिन आप ज़रूर देंगे, लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं या काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है, वो भी आप उसको कर लेंगे. इसके अलावा यू मे गो एंड यू कैन एजुकेट सच पेशेंट एंड यू कैन प्रोवाइड सपोर्टिव ग्रुप वेयर दे कैन शेयर देयर ओन प्रॉब्लम, और वहाँ पे उनको कोई ना कोई उनको साइकोथेरेपी के थ्रू उनको हेल्प मिल जाती है. ठीक है, मेडिकेशन में हमारे पास मूड स्टेबलाइजर आते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिथियम है. इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आई एम श्योर आप लोगों को ऑलरेडी ये पढ़ाया गया है, तो उसमें टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट. ठीक है, मरीज़ में अगर मेनिया कम है
और डिप्रेशन ज़्यादा है, then you can combine these mood stabilizer as well as the antidepressant drugs. And then you can combine the antidepressant and antipsychotic drugs. The antipsychotic drugs will take the patient toward the hypo state, while this the depression, the antidepressant will elevate his mood. So दोनों को बैलेंस अगर आप कर ले तो इसकी की जगह इसके साथ भी आप ये बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं. एंड देन एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, अगर आपका मरीज़ बहुत ज़्यादा मैनिया में चला जाता है तो आप एंग्जाइटिक ड्रग्स भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन दिस ग्रुप इन फॉर टुडे डिस्कशन इज द लिथियम कार्बोनेट. ठीक है, लिथियम कार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है. यू नो, लिथियम कार्बोनेट इज अ मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन विच इज यूज्ड टू ट्रीट द मैनिया. ठीक है ना. फीलिंग हाईली एक्साइटेड, overactive and distracted. In hypomania, it is just like a mania, but less severe than the mania. In bipolar disorder, the bipolar disorder means where your mood changes between feeling very high, like mania, and very low in the depression. It was introduced in 1949, ठीक है ना, and FDA has approved it in 1970. So 1970 से ये ड्रग यूज हो रहा है. ठीक है. अब तो इसकी यूजेस और जगह पे चले गए. लिथियम कार्बोनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द लिथियम साल्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड with a formula of Li2CO. So this lithium salt is nowadays, it is used in the processing of metal oxide and it is used in the lithium batteries. तो जितने भी मोबाइल की बैटरीज है और जितनी भी ये जो हाइब्रिड गाड़ीज़ हैं, ठीक है, और इसके अलावा आजकल जो यूपीएस सिस्टम के साथ बैटरीज लग जाती हैं, इन सब में जिसको हम लिथियम बैटरीज कहते हैं, उसमें ये लिथियम कार्बोनेट और ये यूज़ होता है. ठीक है. इट इज़ on the World Health Organization list of essential medicine for its efficacy in the treatment of mood disorders such as bipolar disorder. So अब आपको पता है कि essential medicine वो medicine होते हैं जो कि हर एक मुल्क में उनकी नीड के मुताबिक हर एक बंदे को sufficient quantity में और acceptable quality में वहाँ पे available होते हैं. The medicine which is available for all the people living in that particular area in sufficient quantity with acceptable quality. ये essential medicine के definition है. ठीक है. So this is also one of the essential medicine. ठीक. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम नहीं है. अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ इसके क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन. कुछ थ्योरीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ अननोन बट इट इज़ थॉट टू बी ड्यू टू अल्टर्ड आयन ट्रांसपोर्ट और इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज influencing neural excitation, synaptic transmission, and neuronal metabolism in the CNS. So all these activity will bring down the neuronal activity down. ठीक है, और मूड को स्टेबलाइज करता है. ठीक है. But there are some other theories which explain its mechanism of action. वो यहाँ पे है. Number one, it's decrease the cyclic AMP in the neuronal cell, so it's decrease the neuronal firing. This is one of the mechanism. It's decrease the noradrenaline release in the CNS. This is also another mechanism. It interfere with the sodium, potassium, ATPase activities in the neuronal tissue. And lithium can mimic the role of sodium in the excitable tissue. So उसको वो sodium जब ये उसको replace करती है excitable tissue में, तो वहाँ पे जो normal action पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और न्यूरोनल की जो फायरिंग है, न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है वो कम हो जाती है. इट गोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सोडियम लाइक सोडियम एंड एक्शन पोटेंशियल. ठीक है. सो यहाँ पे जिस एक्शन पोटेंशियल है नॉर्मल सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज होती है, लेकिन वहाँ पे ये सोडियम की जगह पे ये ले लेते हैं पोटाशियम, ये लिथियम, और जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होती. ठीक है. It is not pumped out by sodium, potassium, ATPase, and therefore it tends to accumulate inside the cell, displacing sodium. So it's more it accumulates inside, और जो sodium potassium exchange है, it is not significantly affected the therapeutic concentration. ठीक है. जो sodium potassium normal exchange है, calcium exchange है, वो भी इसके साथ disrupt हो जाती है और इसी तरह जो cells के normal firing है वो कम हो जाते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फार्माकोकाइनेटिक, इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब व्हेन इट इज़ गिवन ओरली. आमतौर पे हम ओरली देते हैं, तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है. पीक लेवल इज अचीव्ड इन 30 to 60 मिनट्स. यानी अगर आप मरीज़ को अगर आप ओरली टैबलेट देते हो, सो यू मस्ट वेट फॉर 30 to 60 मिनट. कंप्लीट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन 8 hours. It is water soluble, so not bound to protein. It's a salt. It's a water soluble salt. ठीक है. Eliminated by kidney, some amount by stool also appears in the breast milk. Breast milk में बड़ी small amount में ये appear होते हैं, लेकिन फिर भी अगर breast feeding mother है
तो आप वहाँ पे भी ये दे सकते हैं, ठीक है। हैज़ वेरी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इसकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो है, इसलिए इसका जो लेवल है उसकी मॉनिटरिंग बड़ा ज़रूरी है। और प्लाज्मा लेवल 1.6 से लेके 0.6 से लेके 1.4 मिलीकोनेट पर लीटर अगर आपके पास उसका लेवल है तो इट मीन द पर्सन इज़ इन द सेफ जोन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डोजेज वैसे आम तौर पे हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये आप कहीं किसी भी बुक से आप ले सकते हैं। इनकी जो टैबलेट है वो 300 मिलीग्राम टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है, और एक्यूट कंडीशन में भी गिव 1200 मिलीग्राम टू 1800 मिलीग्राम, यानी हम 4 से लेकर 6 टैबलेट तक हम पहले देते हैं, ठीक है ना। और फिर जब नॉर्मली ये जो कंसनट्रेशन हमारे साथ अचीव हो जाए 0.1 0.2, तो फिर हम मरीज़ का वही डोज उसको बैलेंस रखते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। देन वी कम टू द कंटिन्यूएशन, अगर मरीज़ आपने स्टेबल कर लिया देन यू कैन गो गिव द 900 टू 1200, यानी आप 3 से लेकर 4 टैबलेट तक फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द साइड इफेक्ट, ये जो लिथियम नाम है इसी में साइड इफेक्ट सारे इसके मेंशन है, अगले वाले स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो साइड इफेक्ट है वो नाजिया, डायरिया, लेथार्जी, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, हैंड ट्रेमर्स, hypothyroidism, cardiac effect, weight gain, leukocytosis, dermatological effect like acne and psoriasis. These are some of the toxicity and some of the adverse effect of the lithium. ये अगर आप पढ़ ले, lithium, lethargy and leukocytosis, I say insipidus, yani diabetes insipidus, it can cause because it's a salt and it can pull the water out of द बॉडी इन यूरिन, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के डीडीज़ क्या हैं, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के एक हाइपोकिलीमिया, एक हाइपरकैल्सीमिया और एक लिथियम, ये 3 इसके मेन उसके वो है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये 4 उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ठीक है। देन टी सी ट्रेमर्स एंड टेराटोजेनिसिटी, एच से हाइपोथायराइडिज्म, आई से इंक्रीज्ड वेट, और यू से अपसेट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, इट कैन कॉज वोमिटिंग, नाजिया एंड इट कैन कॉज डायरिया, एंड एम से फिर मिसलेनियस लेरिया लाइक एक्नी, ईसीजी चेंजेस और सोराइसिस वगैरह वो आप इससे ले सकते हैं। सो ये जो LITHIUM लिथियम जो है, इससे आप आसानी से ये इनके एडवर्स इफेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ फैक्टर विच आर प्री डिस्पोजिंग टू द लिथियम टॉक्सिसिटी, ये याद रखें, इट्स अ साल्ट एंड इट्स रिप्लेसिंग द सोडियम। तो जितना सोडियम कम होगा उतना ही उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तो रीनल फेलियर में, वॉल्यूम डिप्लीशन में, हार्ट फेलियर में, कैफीन इंटेक, डिक्रीज सोडियम इंटेक और डिहाइड्रेशन, तो ये सारी कंडीशन अगर हों तो इनमें फिर लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यू कैन इजीली रीड इट आउट, ठीक है ना। सो रीनल फेलियर, वॉल्यूम डिप्लीशन, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कैफीन इंटेक, डिक्रीज सोडियम एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंट्राइंडिकेशन, सो रीनल डिजीज़ में आप ये ना थे, क्योंकि मोस्ट एक्सक्लूसिवली आप तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट मोर देन 90% इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू द रीनल पाथवे, और अगर रीनल कंप्रोमाइज है तो आप ना दें, क्योंकि इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत नैरो है, ठीक है। कार्डियक डिजीज़, बिकॉज इट कैन कॉज कार्डियक एरिथमिया, so in cardiac disease it should be given carefully. Then severe dehydration, because it can precipitate the toxicity, or sodium depletion, first you correct the sodium and then you give this drug, it can precipitate the toxicity. Brain damage में तो आप ना दें, हो सकता है कि वो मरीज़ किसी और वजह से उसकी बिहेवियर चेंज हो, तो ब्रेन डैमेज में भी ना दें। प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में तो आपने अवॉइड करनी है, लेक्टेशन में भी आइडियली इट शुड बी अवॉइडेड, लेकिन अगर आपने शॉर्ट डोज देनी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इट शुड बी आइडियली अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। पहले वाले स्लाइड में मैंने कहा कि हम इसको दे सकते हैं, लेकिन इट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। use with caution in elderly patient, diabetic, thyroid disorder or urinary retention and seizure, ऐसे मरीजों में आप इसको ज़रा एहतियात से यूज़ कर लें, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा मूड स्टेबलाइज़र, या तो आप लिथियम दे दें, या फिर उसकी जगह पे आप एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक दे सकते हैं, या फिर एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो अदर मूड स्टेबलाइज़र आर दिस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एपिवाल, you can give this antipsychotic drugs, olanzapine, which is the atypical antipsychotic drug, and you can give this quetiapine. This is also an antipsychotic plus antidepressant drugs you can use for the depression, ठीक है। And you can also combine the antidepressant along with the antipsychotic, this codeprecape, which is a combination of olanzapine and fluoxetine. So you can also use these drugs for the treatment of bipolar disorder, ठीक है। So with this, I came to the end of today's presentation. Thank you very much. I'm hopeful कि आप सब लोगों ने इस चैनल को विजिट किया है, दोनों को, फार्मा मेडिका को और डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी को। I request to subscribe it and watch this video. Do some comments as well and share with other colleagues, खासकर जो आपके और colleagues है किसी और मेडिकल कॉलेज में, अगर आप ये समझते हैं कि ये दूसरों के साथ शेयर करने के काबिल है, तो आप उनके साथ
शेयर कर सकते हैं। विद दिस आई केम टू द एंड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।